अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक दुआ है, ये दुआ मैंने यूट्यूब में शामिल की है, ये आप सब लोगों ने वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन ही होती है। मैं और आप जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम अपने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें और किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। जी आपको बेटा यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रही है, पहली स्लाइड जरा यहाँ से जरा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इन्फ्लुएंस। बेटा याद रखिए, आपका जो पेपर है जब एग्जामिनर के हाथ में जाता है तो वो पेपर ही सब कुछ होता है। उसको नहीं पता कि ये क्लास का टॉपर है, इसने पूरे टेस्ट सेशन के दौरान हर इस सब्जेक्ट के एग्जाम में पूरे मार्क्स लिए होंगे। उसको क्या पता है? आपके पेपर के बारे में पता है। अगर आपका पेपर बेहतरीन होगा तो आपको मार्क्स भी बेहतरीन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंस इज। यहां पर मैं उर्दू में इसको जरा थोड़ा सा बयान करूं, जब तक आप अगले बंदे की दुनिया में नहीं जाएंगे उसको कायल नहीं कर सकेंगे। इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को कायल करने को, और आपने एग्जामिनर को कायल करना है, तो जब तक आप एग्जामिनर की दुनिया में नहीं जाएंगे आप उसको कभी भी कायल नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे देता हूं कि एक छोटा बच्चा हो, वो अपनी बात अपने वालिदैन तक पहुंचाना चाहता है, तो आपने कभी गौर किया कि हम सब के वालिदैन ने हमारे साथ ऐसा किया होगा? ठीक है, हम अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं कि जब बच्चा हमसे कुछ मांगता है, यानी जब बच्चा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो हम कैसे करते हैं रिएक्ट? उसका बड़ा एक जबरदस्त तरीका हमारे यहाँ, हमारे माशरे में तो आज भी कायम है कि हम क्या करते हैं, दोनों घुटनों पे इस तरह से बैठकर और बच्चे को अपने करीब कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? इसके पीछे बड़ी एक लॉजिक है। साइंटिस्ट इसके पीछे बड़ी जबरदस्त लॉजिक देते हैं कि जिस वक्त हम घुटनों पे आ जाते हैं, हमारा सीना और बच्चे का सीना आमने सामने हो जाता है। तो वो जो बच्चे की बात है, जो हम अगर ऊपर हैं और बच्चा नीचे है, तो वो हमारे अंदर वो रूहानी कैफियत पैदा नहीं करती जिस वक्त हम उसके बिल्कुल सामने हो जाते हैं। तो हम वो हमें कायल कर सकता है, हम उसको कायल कर सकते हैं। आपने अपने पेपर की मदद से, उसकी प्रेजेंटेशन की मदद से एग्जामिनर को कायल करना है किस बात पर? कि वो आपको पूरे नंबर दे देते। बात ऐसा होता है कि आप पेपर के अंदर कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, कोई लॉजिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन आपका पेपर का क्वेश्चन इतना बेहतरीन अंदाज में अटेम्प्ट हुआ होता है कि अगला बंदा मजबूर हो जाता है कि यार इसको मुझे नंबर देने चाहिए। तो मैंने और आपने वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है एग्जामिनर के ऊपर, और उस इन्फ्लुएंस को क्रिएट करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे आप घरों में खाना पकाते हैं तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो जितने ज्यादा क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स डालता है उसका खाना उतना ज्यादा मकबूल हो जाता है। ठीक है, तो आपका पेपर भी मकबूल कब होगा? जिस वक्त आप ये इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स आपने नोट जरूर करने हैं। स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है। बास बच्चे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए छोटी सी गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मार्क्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। वो कैसे करते हैं? ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको हम पढ़ते नहीं है। देखिए, आपने जो एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं वो बबल शीट पे करने होते हैं, और बबल शीट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनको क्लियरली पढ़ना चाहिए। हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि हमने उसको किस तरह से करना है। मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप बबल शीट को हमेशा ब्लू बॉल पेन से फिल करें या ब्लैक से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लू बॉल पेन से करें, मार्कर से मत करें। दूसरा, आप बबल फिल करते हुए इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इसको फिल करेंगे। शीट एग्जाम में ये है बबल शीट का। बाज़ औक़ात बच्चे ने बिल्कुल 100% एक्यूरेट अपनी तरफ से किए होते हैं एमसीक्यू, लेकिन उसके मार्क्स जीरो आते हैं। इसकी वजह पता है क्या है? कि हम सीक्वेंस चेक नहीं करते। हमारी ये बबल शीट है जो हमें बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। हमने अपने एमसीक्यूज जो आंसर शीट होती है उसके ऊपर आंसर को सिलेक्ट करके उसकी करेक्ट जो चॉइस होती है
ये आप यहाँ पर अगर गौर करें, हमारा लेफ्ट से राइट ABCD जा रहा है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर हमने बड़े गौर से पढ़ना है कि हमारा सीक्वेंस क्या बबल शीट के साथ मैच कर रहा है या ऑपोजिट है। बात जो हमारा क्वेश्चन पेपर के ऊपर सीक्वेंस होता है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप मुझे बताएं, अगर वहां पर सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट है और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है, आपने लेफ्ट टू राइट को कंसीडर करके फिल कर दिया तो करेक्ट होगा या रॉन्ग? गलत होगा ना। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने इस चीज को बॉदर करना है कि आपका सीक्वेंस करेक्ट हो, फिर सही अंदाज में इसको फिल करना है। ये आपके सामने एक फिल्ड बबल शीट है। कितने बेहतर है कि आपका जो बबल है वो 100% फिल हो। MD कैट में ऐसा होता है कि कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, उसमें तो आपका 90% बबल फिल होना चाहिए। अगर 90% से कम फिल होगा तो मशीन उसको कंसीडर ही नहीं करती। बहरहाल आप हमारा इस वक्त तक तो मशीन पे चेक नहीं होता, पॉसिबिलिटी है कि आइंदा आने वाले वक्त में कभी मशीन के ऊपर MCQ चेक होना शुरू हो जाए। तो इस चीज को भी बड़ा ध्यान से हमें देखना है कि हमारे बबल जो है 100% एक्यूरेट फिल हो। और मैंने आपको एक बात बताई है, बबल किससे फिल करेंगे आप? फाउंडिंग पेन से, स्याही वाले पेन से, ब्लू मार्कर से इसको हरगिज़ फिल नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस वक्त हम इंक वाले पेन से फिल करते हैं तो बात क्या होता है कि हमारा जो बबल है वो वहां से फट जाता है। तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि रिमूव किया हुआ है और वो उसको क्रॉस कर देता है, क्योंकि एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस में क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि अगर किसी MCQs के ऊपर आपको ये डाउट हो जाए कि यहाँ पर रिमूव किया गया है या रिमूवर यूज हुआ है तो आप उसको क्रॉस करते हैं। तो आपने सही किया, आपका 1 नंबर बहुत कीमती है। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? मेजर इंग्रेडिएंट्स मसाला जात क्या क्या है? सबसे पहली बात कंप्लीट स्टेशनरी। अच्छा नहीं, तो कंप्लीट स्टेशनरी में सबसे पहली बात सबके पास अपना एक स्केल होना चाहिए। स्केल छोटा भी हो और बड़ा भी हो, यानी 15 इंचेस, 14, 12 इंचेस वाला भी और एक 6 इंचेस वाला भी, दोनों स्केल होने चाहिए। अच्छा, दोनों के अलग-अलग इस्तेमाल है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, स्केल के बाद आप लोगों के पास 605 मार्कर भी होना चाहिए और 604 भी होना चाहिए। फाउंडिंग पेन होने चाहिए, स्याही वाले पेन 2। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़ते हैं मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ कि ये काम आपने लाजमी करना है। क्या? आपने अपना जो स्याही वाला पेन है वो 2 या 3 खरीद लेने हैं, 2 खरीद लें और उन 2 पेन से अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करें, अपने घर में उन्हीं से लिखें और उसकी अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करें। याद रखें, वो पेन जिससे आपने पूरा साल लिखा है, जो राइटिंग और जो कंटिन्यूटी उस पेन से आनी है ना, वो आपकी नए पेन से नहीं आएगी। आप सबने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि नहीं? सेंट्रलाइज कैपिटलाइज मेन हेडिंग। हेडिंग्स 2 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक मेन हेडिंग होती है और दूसरी सब हेडिंग होती है। तो मेन हेडिंग सेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी सेंटर में लिखेंगे हम अपनी लाइंस के। अभी देखेंगे हम इसको आगे। कैपिटल लेटर्स में लिखनी चाहिए, ये मेन हेडिंग है। सब हेडिंग्स की क्या होने चाहिए? वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होती और सेंटर में नहीं लिखी जाती। ठीक है, आपके लेफ्ट या उर्दू में राइट साइड पे और इंग्लिश के सब्जेक्ट में लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है, लेकिन ये भी मार्कर से ही है। अच्छा जी, उसके बाद अंडरलाइन। न्यूमेरिकल करते हुए फिजिक्स में जो हेडिंग्स बनती हैं वो भी अंडरलाइन लाजमी करनी है। ये अभी हम चेक करते हैं इंशाल्लाह। सेपरेटर लाइंस ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सेपरेटर लाइंस ये क्या होती है? आप जब किसी क्वेश्चन के पार्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हर पार्ट को खत्म होते हुए एक इख्तितामी लाइन लगाई जाती है ताकि अगले बंदे को पता हो कि यहाँ पर इसका आंसर खत्म हो गया और नेक्स्ट अब शुरू हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटर लाइन। ये कंप्लीट स्टेशनरी में हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, ये भी बड़ा एक अहम है कि क्वेश्चन किसके मुताल्लिक यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर है, ये आपका सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, सवाल किया किस बारे में जा रहा है, किस तर्ज का सवाल है। 6 किस्म के सवाल हो सकते हैं। कोई वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, कोई लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंस का हो सकता है, स्टेटमेंट डेफिनेशन का हो सकता है। तो हर सवाल के जवाब को देने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। प्रोमिनेंट का मतलब है कि आपका
वाज़ेह होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं उसकी राइटिंग ना बहुत बड़ी और ना ही छोटी, जो हेडिंग हो वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए कि अगला बंदा उसको पढ़ सके। बाज़ लोग हेडिंग बनाते हुए बहुत जो ऐसे खूबसूरती के साथ लिखते हैं कि अगला बंदा खौफजदा हो जाता है, इसको बहुत प्रोमिनेंट, ये बिल्कुल क्लियर पढ़नी चाहिए। फिर ये सब सूटेबल कीवर्ड्स, ये कीवर्ड के ऊपर भी बड़ा फोकस करना है बहुत ज्यादा, कि जो कीवर्ड्स हैं वो हम हाईलाइट करें। कीवर्ड्स को किस तरह से लिखते हैं? मार्कर से लिखते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन कभी नहीं लिखना, और अंडरलाइन और हेडिंग। अच्छा ये भी एक बड़ा अहम बात है, बाज़ औक़ात बच्चे पेपर अटेंड करते हुए अपनी नंबरिंग देते हैं। क्या करते हैं? आप हरगिज़ अपनी नंबरिंग नहीं दे सकते। जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबरिंग है वही देंगे। क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबरिंग रोमन में भी होती है। मेन क्वेश्चन को मैथमेटिकल अंदाज में लिखा हुआ होता है और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो किसमें होते हैं, तो आपने भी रोमन में देने हैं, यानी पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 रोमन अंदाज में। कीवर्ड देखें, कीवर्ड का मतलब है जो अहम है, जो लफ्ज बहुत अहम। देखें मैंने अभी आपको बताया कि आपका 6 से 7 लाइनों का अगर एक जवाब है, उस जवाब में अगर 2-4 इंपॉर्टेंट वर्ड थे अगर आपने हाईलाइट कर दिया और एग्जामिनर की नजर से सिर्फ वो गुजर गए तो आपको बुरे नंबर मिल जाएंगे। हाईलाइट करने का मकसद ये होता है। तो जिसमें इन्होंने भाई ने बताया कि अगर कोई डेट है, जैसे आपका पाक स्टडीज का है पेपर, तो उसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है, वो एक कीवर्ड बन सकता है। फिजिक्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो आप लॉ दे रहे हैं मिसाल के तौर पे, वो लॉ ही आपका कीवर्ड बन सकता है। तो ये सारी चीजें कीवर्ड्स में शामिल हो जाती हैं। नो कंप्लीट क्वेश्चन, जी कंप्लीट क्वेश्चन आपने नहीं लिखना, ये फिर सेंटेंस का अंडरलाइनिंग, यहां पर एक वर्ड लिखा है एप्रोप्रिएट अंडरलाइनिंग, इसको बड़ा गौर करना है हमें। एप्रोप्रिएट अंडरलाइनिंग का मतलब ये है कि बेटा जिस वक्त हम अंडरलाइनिंग कर रहे होते हैं तो बात जल्दी में अंडरलाइन करते हुए हम जो हेडिंग है उस हेडिंग के नीचे वाले लेटर्स को भी अंडरलाइन कर देते हैं। बाजू का हो जाता है तो अगले बंदे को फिर बस बात सही से समझ। तो प्रोमिनेंट का वर्ड इसीलिए यूज किया था, ठीक है ना। तो प्रोमिनेंट नहीं होती, इसलिए आपने अंडरलाइन करनी है। हमेशा जो मेन हेडिंग सब हेडिंग हो वो लाइन से उठा के लिखे और अंडरलाइन लाइन के ऊपर कर रहे हैं। आई बात समझ के नहीं? कैसे करेंगे अंडरलाइन? बिल्कुल सब हेडिंग और मेन हेडिंग को लाइन से कुछ उठा के लिखेंगे और लाइन के ऊपर क्या कर लेंगे। तो जो हमने छोटा स्केल मंगवाया था वो इसी पर्पस के लिए कहा था कि अपने पास रखना है, आप अंडरलाइन करते हुए उस छोटे स्केल का इस्तेमाल करें। यूज 605 कट मार्कर, अंडरलाइन के लिए हम ये कट के मार्कर यूज करते हैं जो 605 होता है। सेपरेटर लाइन अभी मैंने आपको बता दिया, हर पार्ट को खत्म करने के बाद आपने एक छोटी लाइन लगानी है और जब कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर एक बड़ी मुकम्मल लाइन। ये जरा हम थोड़ा सा जो है आगे कर रहे हैं, व्हाट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये अब एक आपके सामने पेपर है छोटा सा, वैसे ये खुद ही बनाया गया है, ये किसी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो बातें मैंने डिस्कस की हैं उनको मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए ये बेटा, हमने सबसे पहली बात इस पेपर को जरा 5 मिनट हमें देने हैं, इससे हमें कुछ बेसिक बातें समझ में आएंगी। ये देखिए जरा, ये आपको सबको मार्जिनल लाइन ड्रॉ हुई नजर आ रही है, ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? क्यों अच्छी लग रही है? एक तो डबल है, दरमियान में थोड़ी सी स्पेसिंग की वजह से इसकी लुक ज्यादा है। हमारी मार्जिनल लाइन भी इतनी होनी चाहिए। अच्छा जी, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 इंच, 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 इंच, ठीक है। और 1 इंच ही इसको रखें, और 1 इंच के बारे में सबको पता है, दिस इज 1 इंच, ठीक है जी। अच्छा ये देखिए, ये रोमन में मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट नंबर आप लिखेंगे वो किस में होना चाहिए? रोमन में। रोमन है कि नहीं है? ये देखिए मेन हेडिंग बनी हुई है। अच्छा एक मैं मजे की बात आपको बताऊं, मेन हेडिंग आपके क्वेश्चन के अंदर ही होती है, तो क्वेश्चन के अंदर से कुछ छोटा सा पॉइंट निकाल के आपने मेन हेडिंग बना लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए अंडरलाइनिंग, देखिए जरा सिर्फ जो मैं बात आपको समझा रहा हूं इस पेपर को देखिए, थोड़ी देर आपको विजुअलाइज करें कि जो हमने पीछे कुछ बातें की हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है।
मेन हेडिंग कैपिटलाइज्ड है। अंडरलाइनिंग देखिए, लाइन से उठा के लिखा गया है कि लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे उसको 605 से अंडरलाइन कर दिया गया है। सब हेडिंग बनाइए, अंडरलाइन कर दिया है, किसी किस्म की इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं आ रही, प्रोमिनेंट है। डिफरेंस का एक क्वेश्चन है, हमें इस अंदाज में लिखना चाहिए। ये बात में समझाने की आप समझ में आई है कि हमने क्वेश्चन की क्या करना है, सेंस को समझना है। डायग्राम की बात आ गई कि जब आप डायग्राम बनाते हैं, अभी मैं बायो के कुछ पेपर्स आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर डायग्राम बने होंगे। तो डायग्राम को बाद बच्चे बहुत लाइट देते हैं, रफ सी डायग्राम बनाते हैं। और आपको पता है बायो वाले बच्चों के लिए बायो का सब्जेक्ट डायग्राम के बगैर जीरो है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या हेडिंग्स बननी चाहिए सबको पता है। डाटा की बनती है, रिक्वायर्ड की, सॉल्यूशन की, एंड पे रिजल्ट की हेडिंग क्लास में बनानी चाहिए। आपके आंसर के साथ मिनट होने चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी मल्टीपल हेडिंग्स होनी चाहिए, तरीका कार वही है। अच्छा जी, इसको जरा थोड़ी देर के लिए हम जरा चला दे पॉज। अभी ये सिर्फ वैसे की शुरू में इस तरह से है ताकि आपके सामने सारी चलेगी। अब गौर करें जरा, ये टॉपर का पेपर है, इसके अंदर सारे की सारी प्रेजेंटेशन की बनवाई गई है कि हमने कैसे हेडिंग्स बनानी है और किस तरह की होनी चाहिए। अब ये देखिए, आप अगर ये पेपर किसी एग्जामिनर के सामने जाता है तो मुझे बताएं वो मजबूर होकर नंबर देगा या नहीं देगा। इस बच्चे का नंबर लेना हक है या ना। आपको मजे की बात बताऊं कि लैंग्वेजेस के अंदर भी अब नंबर आते हैं, 90 से ऊपर उर्दू में कई बच्चे नंबर ले जाते हैं, ठीक है। और बाद बच्चे जो टॉपर्स भी होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, उनके नंबर कटते हैं उर्दू या इंग्लिश में, वो पीछे रह जाते हैं इन बेसिक पॉइंट्स की वजह से। हाँ जी, स्कूल स्टार्ट किया, हम भी मजमून लिखते हैं, लेकिन कितने बेहतरीन अंदाज के अंदर हेडिंग भी बनाई हुई है और हमने रेफरेंस से स्टार्ट किया है। हम कितने रेफरेंस अपने मजमून में डालते हैं। हम कहते हैं सर मजमून लिखना है, कितने पेजेस का होना चाहिए, सर कहते हैं ना 4 सफ़ात का, सर लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है, लिखा जा सकता है, मेहनत प्रैक्टिस की वजह। बल्कि इससे ये तो मैंने वैसे आपको एग्जांपल दी है कि कितने पेजेस का मजमून होना चाहिए। ओके, थैंक यू।